Hello everyone, welcome back to my channel और in today's video we are covering आज के करंट अफेयर्स जैसा कि हम लोग हमेशा से करते हैं तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ओवरव्यू दे देती हूँ जिसमें आपके जो करंट अफेयर्स रहेंगे बेसिकली हम किन-किन चीज़ों के बारे में यहाँ पे करंट अफेयर्स को फॉलो करेंगे। तो कुछ मैंने वहाँ पे लिस्ट बनाई है ताकि मैं जो करंट अफेयर्स रहेंगे उनको शुरुआत से आपको बता सकूँ सो दैट आपके पास एक नॉलेज रहे कि हम पर्टिकुलर वीडियो में ये टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका जो मैरिटल रेप का केस है वो अभी जो द हिंदू न्यूज़पेपर चल रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो पिटीशन डाला हुआ था उसका एक जजमेंट आया उसके बेस पे है। तीसरा आपका जो लैंडस्लाइड वगैरह या फिर जो नेचुरल डिज़ास्टर्स वगैरह होते हैं उनकी मैपिंग को लेके है। फिर तीसरा जो आपको मिलता है वो होता है आपका क्रिटिकल मिनरल्स को लेके। क्रिटिकल मिनरल्स बेसिकली जो आपके यूएस और इंडिया का जो पैक्ट है वो हुआ है तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है। फिर आपका जो है कास्ट बायस इन प्रिज़न यानी कि जो प्रिज़न्स आपके रहते हैं वहाँ पे कास्ट के बेस पे आपके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उससे रिलेटेड कुछ है। फिर क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात करते हैं जो अभी फ़िलहाल में 6 हुआ करती थी बट अभी देखा जाए तो कुछ यानी कि ऑलमोस्ट 5 जो आपकी ऐसी क्लासिकल लैंग्वेज है जिनको ऐड कर दिया है तो उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आपकी लास्ट जो बात करेंगे वो आपके एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में करेंगे। जो एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, दल बदलू जो कानून होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपके मैरिटल रेप से। देखो जो रेप टर्म होती है दैट इज़ बेसिकली कि आप फ़ोर्सफुली किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप करते हो। अब दैट सेक्सुअल रिलेशनशिप कैन बी बिफोर मैरिज और दैट कैन बी आफ्टर मैरिज। दैट कैन बी अ नोन पर्सन और दैट कैन बी अ अननोन पर्सन। तो बेसिकली जो आपका ये रेप वगैरह होता है तो ये मोस्टली लोग ऐसा करते हैं एक सेक्सुअल प्रेशर के लिए, एक आपका जो रिवेंज लेने की तो ये ऐसे जो है पर्पसेस के थ्रू इनको किया जाता है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का जो पिटीशन उसमें डाला गया था उसमें इनकी रिपोर्ट आई कि आपका जो सेक्शन 375 का सेकंड क्लॉज में है उसमें ये बताया गया है कि जितने भी जो मैरिटल रेप होते हैं वो एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं यानी कि वो लीगलाइज्ड ही नहीं है। यानी मैरिटल रेप से मतलब मेरा यहाँ पे है कि जो भी पर्सन जो भी हस्बैंड रहते हैं वो अपनी वाइफ के साथ जो है सेक्सुअल इंटरेक्शन करते हैं, फोर्सफुली सेक्सुअल इंटरेक्शन करते हैं तो उनको मैरिटल रेप की कैटेगरी में रखा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये पिटीशन उसमें बेसिकली ये आया है कि रेप रेप होता है चाहे वो पहले मैरिज के किया जाए या फिर आफ्टर मैरिज किया जाए। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान की इच्छा के बिना कोई भी ऐसे रिलेशनशिप में आते हो तो दैट कैन बी रेप। तो यही अभी जो यहाँ पे चेंज करने के लिए सेक्शन 375 को चेंज करने के लिए यहाँ पे पिटीशन डाली गई थी कि आप इसको लीगलाइज करिए। तो यहाँ सबसे बड़ा कंसर्न ये निकल के आया कि आजकल जो फेक केसेस हैं उनका नंबर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होता है। फेक केसेस इन सेंस कि आप कुछ भी ऐसी जब किसी चीज़ की मोनोपोली हो जाती है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को जब बहुत सारे राइट हो जाते हैं तो वो अपने आप को इस दिशा में ढकेलने की कोशिश करते हैं कि हमारे सिवा कोई होता ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मोस्टली केसेस देखते हैं दैट कैन बी रिलेट टू योर अम, आफ्टर मैरिज लाइफ जिसमें डाउरी के केसेस से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे लॉ आए जिसमें ये कहा गया कि जितने भी जो शोषित और पीड़ित जो महिलाएं हैं उनके लिए बेसिकली जो डाउरी मांगी जाती है तो उनके लिए कानून आया। अब उन लोगों ने उसका मिसयूज भी किया बेचारे जो फंसे भी नहीं हैं लोग उनके बेस पे भी उनको भी उन्होंने एक तरीके से मेंटेनेंस पाने के या फिर कुछ भी अपने प्लेज़र के लिए, अपनी खुशी को ज़ाहिर करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, बेसिकली अपने आप को बचाव में रखने के लिए ये सारी चीज़ें उन लोगों ने की। तो ये एक तरीके से गलत वे में जो फेक न्यूज़ेज़ रहती हैं, इसके रिगार्डिंग उनको बेसिकली कंसीडर करना यहाँ पे माना गया है। फिर इसके बाद में जो दूसरी न्यूज़ है आपकी दैट इज़ लैंडस्लाइड जो बेसिकली मैपिंग की यहाँ पे न्यूज़ बताई गई है। तो हम लोग देखते हैं कि बेसिकली इस सब्जेक्ट को या फिर इस टॉपिक को हम जो आपका नेचुरल डिज़ास्टर रहता है या फिर जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट रहता है उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट रहता है दैट इज़ कि आपका 2 तरह का होता है। एक होता है आपका नेचुरल डिज़ास्टर और एक होता है आपका ह्यूमन मेड डिज़ास्टर।
नेचुरल डिज़ास्टर में जो आपके नेचर रहती है उसके थ्रू डिज़ास्टर्स किए जाते हैं, और जो ह्यूमन मेड डिज़ास्टर रहता है उसमें कहीं न कहीं ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो नेचुरल डिज़ास्टर रहते हैं जैसे वोल्केनिक इरप्शन हुआ, आपका अर्थक्वेक्स हुआ, लैंडस्लाइड्स हो गई। लैंडस्लाइड्स बेसिकली जो होता है वो एक नेचुरल प्रोसेस होती है, बट ह्यूमन की इंटरफेरेंस के थ्रू इसको एक जो ह्यूमन मेड डिज़ास्टर रहता है उसकी नज़रों से देखा जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे उसी के लिए मैपिंग की बात की जाती है। देखो, हमारा इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे 3 तरह के जो है लैंडस्लाइड 3 पर्टिकुलर एरिया में मैपिंग के थ्रू पता चला कि 3 पर्टिकुलर एरिया कवर्ड हैं जो कि आपके जो लैंडस्लाइड वगैरह के एरिया माने जाते हैं। सबसे पहले आपकी जो हिमालयन बेल्ट रहती है, वहाँ पे मेनली कंसर्न रहता है आपके नेचुरल डिज़ास्टर्स का। दूसरा जो आपका ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे भी जैसे मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, ये सारे जो हिली एरियाज़ रहते हैं, यहाँ पे लैंडस्लाइड्स देखने को मिलते हैं। और तीसरा जो आपका रहता है दैट इज़ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में बेसिकली आपके बहुत सारे ऐसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक है आपका लैंडस्लाइड, जो कि मेनली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो हिली एरिया है, दूसरा कोस्टल एरिया है, तो वहाँ पे जो वेदरिंग की प्रोसेस है, रेनफॉल की प्रोसेस है, वो लगातार होती रहती है। अब ये जो 3 पार्ट डिवाइड किए गए हैं, यहाँ पे अलग-अलग रीज़न्स की वजह से आपके लैंडस्लाइड भी होते हैं। कुछ नेचुरल होते हैं, जैसे रेनफॉल से होने वाले जो डिज़ास्टर होते हैं, वो लैंडस्लाइड्स होते हैं बेसिकली। तो उनको कहा जा ओ तो वो वाले जो होते हैं, वो आपके वेस्टर्न पार्ट में होते हैं। आप ह्यूमन मेड लैंडस्लाइड कैसे कहेंगे? जैसे हिली एरिया है हमारा हिमालयन बेल्ट का उत्तराखंड बेसिकली, तो यहाँ पे मेनली हिली एरिया जो कि एक नेचुरल हैबिटेट रहता है, उसको आप कंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा करते हो कि वहाँ का जो सॉइलिंग वगैरह की और जो वहाँ धरती की जो परत होती है, वो एक तरीके से हटना शुरू कर देती है, जिसके थ्रू आपकी जो लैंडस्लाइडिंग वाला पोर्शन है वो नीचे खिसक के आ जाता है। ऐसे ही ईस्टर्न एरिया में आप देखते हैं कि मेनली ऐसे एरिया हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है, नेचुरल चीज़ें देखने को मिलती हैं, इसी की वजह से आपकी लैंडस्लाइड जैसी सिचुएशंस आती हैं। आप इनको टैकल करने के लिए और इनके मैनेजमेंट के लिए क्या प्रोसेस की जाती है? तो इसके लिए 3 तरह की प्रोसेस की जाती है। एक होता है कि आप प्री डिज़ास्टर में क्या करोगे, ड्यूरिंग डिज़ास्टर में क्या करोगे, इसके बाद आपका जो पोस्ट डिज़ास्टर रहता है, उसमें बेसिकली क्या कदम उठाओगे। तो प्री डिज़ास्टर में बेसिकली यानी कि जो डिज़ास्टर जब आया नहीं होता है, आपको पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है और यहाँ पे डिज़ास्टर आने के चांसेस हो सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर एरिया में आप पहले से क्या सुविधाएँ प्रोवाइड कराओगे? जैसे कि आप पहले से उनको सूचना जारी करा सकते हो कि इस पर्टिकुलर एरिया में ऐसी-ऐसी समस्याएँ होने वाली हैं, कृपया आप उस स्थान को छोड़ दें, जैसा कि करंट टाइम पे होता है। फिर दूसरा रहता है कि आप जब ड्यूरिंग डिज़ास्टर तो आप मेनली कुछ कर ही नहीं सकते हो क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस होती है। तो ड्यूरिंग के फ़ेज़ में आप सिर्फ़ एक तरीके से मोटिवेट करने के सिवा और सेल्फ सैटिस्फैक्शन देने के सिवा और दूसरों को सैटिस्फैक्शन देने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। तीसरा बेसिकली आपका ये रहता है कि आप उनको जो भी उनका लॉस हुआ है, उनको फुलफ़िल करने की कोशिश करो। उनकी फ़ैमिली का लॉस हुआ, उनके हैबिटेट का लॉस हुआ, उनकी लाइफ़ का लॉस हुआ और उनकी जो इकोनॉमी है वो कैसे वेस्ट हुई और उनकी जो जॉब वग़ैरह रहती हैं, वो किस तरीके से उसमें इन्वॉल्व हुई। तो ये सारी जो चीज़ें रहती हैं, उसको बेसिकली कवर करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, जिसके लिए आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तत्पर काम करता है। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो आपके क्रिटिकल मिनरल्स से रिलेटेड है। तो मेनली देखा जाए जो आपके क्रिटिकल मिनरल्स रहते हैं वो चाइना के थ्रू एक्सपोर्ट किए जाते हैं, इम्पोर्ट किए जाते हैं। तो अब एक ऐसी न्यूज़ निकल के आई थी जहाँ पे चाइना ने ये कहा था कि हमारे भी जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं हम उनको बैन कर देंगे, हम उनको बंद कर देंगे, हम किसी भी कंट्रीज़ में उनको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। जब ये बात निकल के आई तो यूएस और इंडिया का ये कंसर्न रहा कि हम साथ में मिलके जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको कंज़र्व करेंगे, उनको प्रिज़र्व करेंगे और उनकी डिपेंडेंसी को थ्रू चाइना कम करेंगे। तो उसी के लिए जो यूएस और इंडिया के बीच में एक संधि यानी कि पैक्ट साइन हुआ है, जिसमें आपके 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको इन्वॉल्व किया गया है। जो ऊपर-ऊपर के कुछ ऐसी क्रिटिकल मिनरल्स रहते हैं वो जैसे आपका लिथियम हो गया, यूरेनियम हो गया, टिन हो गया,
ये सारी जो टंगस्टन हो गया और ये सारी आपके जो क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं। अब क्रिटिकल मिनरल्स जो रहते हैं उनकी सिग्निफिकेंस बेसिकली क्या होती है? इनकी सिग्निफिकेंस बेसिकली ये होती है कि ये आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन सेंस आपकी जो बैटरीज़ हो गई, आपकी जो टेक्नोलॉजी हो गई, डिफेंस सेक्टर हो गया, इक्विपमेंट सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गई, इवन आपके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, बैटरी बनाने की प्रोसेस हो गई, लाइटिंग वगैरह हो गई, तो इन सारी चीज़ों में आपकी बेसिकली जो ज़रूरत पड़ती है वो आपकी बैटरीज़ की ज़रूरत पड़ती है और इन्हीं मिनरल्स के थ्रू आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो बनाई जाती हैं। इसीलिए इनकी जो नीड होती है इकोनॉमी में वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट टॉपिक की हम यहाँ पे बात करते हैं कि कास्ट वाइज़ इन प्रिज़न। जिस तरीके से कोई एक खुला इंसान रहता है, उसके अपने ह्यूमन राइट्स रहते हैं, ठीक उसी तरीके से जब कोई इंसान अपनी सज़ा को जेल के अंदर काटता है तो उसके भी कुछ ह्यूमन राइट्स रहते हैं। जैसे अलग-अलग कास्ट के जो लोग रहते हैं वहाँ पे अपनी सज़ाएँ देखते हैं, अपनी सज़ाओं को काटते हैं, जिनकी लंबी सज़ाएँ होती हैं और जिनकी छोटी सज़ाएँ होती हैं। इसी तरीके से देखा जाए कि कुछ हिंदू लोग रहते हैं, कुछ मुस्लिम लोग रहते हैं, कुछ अपर कास्ट रहते हैं, कुछ लोअर कास्ट रहते हैं, तो इनको रिपोर्ट में ये देखने को मिला कि उनके कास्ट के बेस पे उनसे काम कराया जाता है। जो अपर की कास्ट के लोग हैं, उनके लिए बेसिकली अलग से काम और जो लोअर कास्ट के लोग हैं, उनके लिए बेसिकली अलग से काम जो है, वो प्रोवाइड कराया जाता है। इसमें मेनली ये कंसर्न देखने को मिला कि आप एक तरीके से बायस्ड हो और आप डिस्क्रिमिनेशन एक तरीके से कर रहे हो और आप जो हमारे ह्यूमन राइट्स रहते हैं बेसिकली उनका वायोलेशन कर रहे हो। दूसरा ये कि हमारी जो फ्रीडम है काम करने की और हमारा जो राइट टू स्पीक है, एक्सप्रेशन है, उसको भी कहीं न कहीं दबाने का काम करते हो। इवन आप जो इक्वालिटी की बात करते हो, उसको भी आप दबाने की बात करते हो। तो ये एक तरीके से न्यूज़ में था कि बेसिकली इसमें जो रिफ़ॉर्म्स हैं, वो किस तरीके से लाए जाएँ। कास्ट बेस्ड जो काम है, वो किसी पे ना किया जाए। उनकी सज़ा के अकॉर्डिंग ना उनकी जाति को देखते हुए और ना ही उनकी कास्ट को देखते हुए जो आपका आर्टिकल 14, 15, 16 और 17 और 18 बेसिकली आपकी जो इक्वालिटी की बात करता है, आपकी जो फ्रीडम की बात करता है, आपकी कास्ट बेस्ड फ्रीडम की बात करता है, तो इन सभी को एक तरीके से ना दबाया जाए और बेसिकली समानता के साथ सबसे व्यवहार किया जाए। कानून के सामने जैसे कि बोला जाता है सभी लोग इक्वल हैं लॉ के सामने। तो इसी बेस पे ये टॉपिक था। वे फॉरवर्ड में यही हो सकता है कि आप जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो उसको ना किया जाए। आप उसी काम को मेनली फोकस्ड करो जो जिसके लिए जैसा प्रोविज़न बनाया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को अगर छोटी सज़ा मिली है तो उस छोटी सज़ा के बेस पे आप उसको काम दो और जिस इंसान ने कोई बड़ा ज़ुल्म किया है, कोई ऐसी घटिया सा काम किया है, उस बेस पे उसको ऐसा काम दो कि उसको अपने काम करने पे घिन आए। तो इसी तरीके से फिर क्लासिकल लैंग्वेज की बात करते हैं, तो क्लासिकल लैंग्वेज बेसिकली वो लैंग्वेजेज़ होती हैं जिनको प्रिज़र्व करके रखना हमारी एक तरीके से इंडियन आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करना के बराबर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसी लैंग्वेज जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराने टाइम से चली आ रही हैं और जिनकी मान्यता आज तक हमारे जो है समाज में बनी हुई है, जो बहुत ही ज़्यादा जिनके स्क्रिप्ट्स वग़ैरह हैं, जिनके बेसिकली जो लैंग्वेजेज़ हैं उनको प्रिज़र्व करना है। तो क्लासिकल लैंग्वेज मेनली देखा जाए पहले नंबर में सिक्स थी और जो सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज थी 2004 में तमिल थी और उसके बाद में आपकी जो संस्कृत है उसको ऐड किया गया था। फिर जो लास्ट आपकी सिक्स्थ थी वो दैट वाज़ उड़िया जो कि मेनली 2014 में ऐड की गई थी और फिर अगर करंट टाइम में देखा जाए तो अभी 5 ऐसी जो हैं क्लासिकल लैंग्वेजेज़ हैं जो बेसिकली आपकी जो क्लासिकल लैंग्वेज है उनमें ऐड की गई हैं। तो सबसे पहले आपकी जो मराठी लैंग्वेज है, दूसरी जो आपकी लैंग्वेज है वो प्राकृत है और तीसरी जो लैंग्वेज है वो पाली है। फिर फिर 5वीं जो चौथी जो लैंग्वेज है दैट इज़ असमी और फिर जो लास्ट लैंग्वेज है आपकी दैट इज़ बंगाली। तो ये कुछ 5 लैंग्वेजेज़ हैं वो बेसिकली ऐड की गई हैं आपके क्लासिकल लैंग्वेजेज़ में। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक की बात करते हैं दैट इज़ एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1985 में ऐड किया गया है जो कि आपके 10th शेड्यूल के बारे में बात करता है। एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली होता क्या है? तो इसको हिंदी में बेसिकली दल बदलू कानून भी कहा जाता है। बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसी बहुत सी पार्टीज़ होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं,
जिनमें एक पॉलिटिकल पार्टी में कोई रहता है, तो वो जब उसकी रिक्वायरमेंट पूरी वहाँ पे नहीं होती है, उसका सैटिस्फैक्शन के हिसाब से काम नहीं होता है या फिर उसको लगता है कि ये पार्टी जो है करप्ट है और ये अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो वो बेसिकली दूसरे में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, दूसरी पार्टी में जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपका बेसिकली मेंबर या एमपी है जो कि बीजेपी का मेंबर है और अब वो चाहता है कि वो कांग्रेस का मेंबर बने, तो उनके लिए बेसिकली पहले कोई लॉ नहीं था, वो चाहें जब जो है बीजेपी से उठ के कांग्रेस में, कांग्रेस से उठ के बीजेपी में, बीजेपी से उठ के आप में और आप से उठ के कांग्रेस में कहीं भी शिफ्ट होते रहते थे। तो ये फिर एक लॉ लाया गया जिसमें ये कहा गया कि आप एंटी डिफेक्शन लॉ का यूज़ करेंगे जब भी आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लागू होंगे। तो बेसिकली इसमें कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस की बात की गई हैं जिनको हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर बीजेपी का मेंबर है, अगर वो कांग्रेस की पार्टी में जाना चाहता है तो अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो वो अपने उस पद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बीजेपी की मेंबर हूँ और मुझे कांग्रेस में शिफ्ट होना है तो जो मुझे अपना एक तरीके से जो डिस्क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा कि मैं अब एमपी नहीं हूँ बीजेपी की और एक मैं साधारण कांग्रेस की मेंबर हूँ, जिस पोज़ीशन पे मुझे वहाँ पे जगह मिलेगी। तो ये कुछ प्रोसेस होती है और एक चीज़ और देखा जाता है जब मेनली आपकी जो पार्टी रहती है पॉलिटिकल पार्टी उसका 2/3 जब जो लोग रहते हैं वो उठ के सीधा आपके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तब उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ काम नहीं करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 50 मेंबर हैं और 50 का 2/3 अगर मेंबर उठ के चला जाता है दूसरी पार्टी में तो उनका एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो काम नहीं करता है यानी कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं। वो अपने उस पद पे बने रहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी-सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा लेने के लिए अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रखते रहिए और मेरी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।